हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझाया हुआ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन किया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 10 के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा बीए प्रोग्राम का 5th सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 के बारे में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10 एकता की खोज, जर्मनी के एकीकरण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, 19वीं सदी का यूरोप, हर जगह राष्ट्रवाद की आग धधक रही थी। इटली के बाद अब बारी थी जर्मनी की, जो उस समय 39 अलग अलग रियासतों और राज्यों में बटा हुआ था। तो आज की कहानी है उस संघर्ष की जिसमें लोहे और खून से एक महान राष्ट्र का जन्म हुआ, और यह है हमारा आधुनिक जर्मनी का। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठी। इटली और जर्मनी दो प्रमुख क्षेत्र थे जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। तो स्टूडेंट, 19वीं सदी यूरोप में राष्ट्रवाद और एकीकरण का दौर था। इटली के साथ साथ जर्मनी का एकीकरण भी यूरोप की राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और ये यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। इस एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से बिस्मार्क को जाता है। तो इस प्रक्रिया का जो हमारा मुख्य सूत्रधार था वो था हमारा प्रुशिया का चांसलर ओटो वन बिस्मार्क। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व का जर्मनी। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व के जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि 300 से अधिक छोटे छोटे राज्यों का समूह था। तो स्टूडेंट, 1789 से पहले जो जर्मनी था वो सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यह पवित्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बटा हुआ था। राजनीति और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा और कमजोर था। तो ये जो राज्य था ये पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। यहाँ न तो राजनीतिक एकता थी और न ही यहाँ पर आर्थिक एकता थी। तो यही थी हमारी फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व का जर्मनी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेपोलियन का प्रभाव और जर्मन एकीकरण का मार्ग को लेकर। तो इसमें हम देखेंगे नेपोलियन ने जर्मनी को कई छोटे छोटे राज्यों में पुनर्गठित किया और राइन संघ बनाया। तो स्टूडेंट, नेपोलियन ने जर्मन राज्यों में कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए। इसने जर्मनी में एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। साथ ही फ्रांस का प्रभुत्व देखकर जर्मनी में स्वतंत्रता और एकीकरण की इच्छा और प्रबल हुई। तो जो नेपोलियन था उसने जर्मन राज्य में कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो गया तो उसके बाद से जर्मनी में एकता की चाह और तेज हो गई और नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण की नींव भी रख दी थी। तो यही था हमारा नेपोलियन का प्रभाव और जर्मन एकीकरण का मार्ग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वियना कांग्रेस के बाद। तो जर्मनी को 39 राज्यों में बांटकर जर्मन परिसंघ बनाया गया। तो 1815 में हमारी वियना कांग्रेस हुई, जिसमें नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस ने जर्मनी को 39 राज्यों में बांट दिया था। इसमें ऑस्ट्रिया और प्रशिया दो प्रमुख शक्तियां थी। तो यहाँ सब ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आ गए, लेकिन असली नेतृत्व का संघर्ष ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच ही था। तो इससे जनता निराश हुई क्योंकि वह एकीकृत जर्मनी चाहती थी। तो यही था हमारा वियना कांग्रेस 1815 के बाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। साहित्य, संगीत और दर्शन में जर्मन राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो स्टूडेंट, 1815 में हमें देखने को मिला जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो कि हम जर्मन महासंघ के नाम से भी जिसको जानते हैं। और यह सिर्फ एक ढीला ढांचा संघ था
असली सत्ता जो थी वो ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया के पास ही रही। तो हर्डर और फिशटे जैसे जो विचारक थे, उन्होंने मातृभाषा और संस्कृति के महत्व पर इसमें जोर दिया। साथ साथ छात्रों और युवाओं के गुप्त संगठन और बुर्शियन सॉफ्ट जैसे आंदोलन में भी हिस्सा लिया गया। तो यही थे हमारे जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कार्ल्सबैड के आदेश, जो कि हमारा 1819 में दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए आदेश निकाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे चांसलर मेटरनिख जी है। इन्होंने 1834 में एक यूनियन बनाया, जिसे हम कहते हैं कस्टम्स यूनियन, और इसमें जर्मनी राज्यों के बीच आर्थिक एकता स्थापित की। और इसका जो नेतृत्व था वो पर्शिया ने किया। इसने जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया के बजाय पर्शिया को आगे ला दिया। तो प्रेस की आज़ादी पर भी इन्होंने रोक लगाई और विश्वविद्यालयों पर भी नियंत्रण इन्होंने लगाया। तो ये थे हमारे कार्लसबैड के आदेश। इसके बाद हमारे मेटरनिख का पतन हुआ, जो कि हमारा 1848 ईस्वी में हुआ। तो 1848 की क्रांति में उदारवाद और राष्ट्रवाद की मांग बढ़ी, और वियना में विद्रोह होने पर जो मेटरनिख था उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद बनी, जो कि 1848 में बनी। तो उदारवादी नेताओं ने जर्मनी को संवैधानिक तरीके से एकजुट करने की कोशिश करी। उन्होंने एक जर्मन संविधान बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन जो ये जर्मन बनाने का प्रयास किया, इसमें पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसे ठुकरा दिया और संसद भी असफल रही। परंतु यह राष्ट्रवाद के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो यही थे हमारे फ्रैंकफर्ट संसद 1848। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जर्मन एकीकरण का मार्ग। तो अब हम बात कर लेते हैं जर्मन एकीकरण के मार्ग के बारे में। तो असफल क्रांतियों के बाद जर्मनी का नेतृत्व पर्शिया ने अपने हाथों में लिया। एकीकरण अब ऊपर से होना था, यानी सेना, युद्ध और कूटनीतिक के माध्यम से। तो जो जर्मन एकीकरण था वो हमारा अब किसके हाथों में आ गया था, वो हमारा पर्शिया के हाथों में आ चुका था। इसके बाद जर्मन सांस्कृतिक पहचान में देखें तो साहित्य, कला और लोक संस्कृति के माध्यम से जर्मन एकता की भावना मजबूत हुई। जर्मन रोमांटिसिज्म ने राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आधार दिया। इसी के साथ बिस्मार्क का नेतृत्व और फ्रैंको एशिया युद्ध हुआ, जो कि ओटोवन बिस्मार्क 1815 से 1858 पर्शिया का प्रधानमंत्री बना। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे ओटोवन बिस्मार्क जी है। इन्होंने ही हमारे रक्त और लोहा, ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। और उनका मानना था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो भाषणों या संविधान से नहीं बल्कि युद्ध से ही होगा। तो यही थे हमारे बिस्मार्क का नेतृत्व और फ्रैंको प्रेशिया युद्ध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था जर्मनी का बुनियादी ढांचा, जिसमें 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। तो इसमें रेलवे उद्योग और कस्टम यूनियन ने जर्मनी राज्यों को आर्थिक रूप से जोड़ा, और ये जो आर्थिक एकता थी इसने राजनीतिक एकीकरण का मार्ग भी आसान बना दिया था। तो ये था हमारा जर्मनी का बुनियादी ढांचा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है क्रांतिकारियों के लिए झटका और पर्शिया की शक्ति। तो 1848 के असफलताओं के बाद जो दारवादी क्रांतिकारी थे वे निराश हो गए, और जो अब नेतृत्व था वो पर्शिया की सैन्य और राजनीतिक शक्ति के हाथों में चला गया था। तो यही था हमारा स्टूडेंट क्रांतिकारियों के लिए झटकों और पर्शिया की शक्ति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था पर्शिया की विजय और फ्रैंको एशिया संघर्ष के लेकर, जो कि हमारा 1870 से 71 के बीच में भी चला। तो इसमें हमारा 3 युद्धों से एकीकरण हुआ। जब से पहला हमारा डेनमार्क युद्ध, जो कि हमारा 1864 में हुआ। ये पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया था इस युद्ध में। फिर ऑस्ट्रेलिया युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया युद्ध हमारा 1866 ईस्वी में हुआ। इसमें पर्शिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उत्तरी जर्मनी पर कब्जा कर लिया। थर्ड हुआ हमारा फ्रैंको पर्शिया युद्ध, जो कि हमारा 1870 से 71 के बीच में चला। पर्शिया ने फ्रांस को हराया। इससे दक्षिणी जर्मन साम्राज्य भी पर्शिया से जुड़ गया। और फिर 1871 में वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई और विलियम फर्स्ट जर्मनी का सम्राट बन गया। तो यही था हमारा यही पर्शिया की विजय और फ्रैंको पर्शिया की संघर्ष। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से सारांश के बारे में बात कर लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे, जर्मनी पहले बिखरा हुआ और कमजोर था। नेपोलियन और फ्रांसीसी प्रभुत्व ने एकीकरण की भावना जगाई, और जो वियना कांग्रेस आई उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के बीच संघर्ष बढ़ा। उसके बाद 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद भी असफल रही। बिस्मार्क ने युद्ध और कूटनीति से जर्मनी को एकजुट किया, और 1871 में फाइनली जर्मनी एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा और यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तो स्टूडेंट, एक कहानी जहां लोहे और खून ने भाषणों और प्रस्तावों की जगह ले ली। इटली की तरह जर्मनी का एकीकरण भी पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद के एक नई युग की शुरुआत बना।
तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसी के साथ साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4th यूनिट चैप्टर 10 ही थे, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही था हमारा हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट का सिलेबस। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।